कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और समाज सेवी देवेंद्र गुजराल ने आज कुछ मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के साथ साथ प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों सहित मोदी सरकार के द्वारा की गई नोटबंदी जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था ऑक्सीजन का और खाने पीने के भोजन का। लोगों के पास खाने को नहीं था। जो दैनंदिन मजदूर हैं उनके पास मजदूरी करने के मौके ख़त्म हो चुके थे। तो हम लोगों ने पूरे वार्ड में जहाँ तहाँ लिस्टें बना के और दूर दराज भी जहाँ से कोई फ़ोन आ जाते थे कि जहाँ खाना नहीं है लोगों के पास में, तो कहीं सूखा राशन तो कहीं पका हुआ खाना, वो भिजवाया था। और नगर निगम में उस समय गैस की प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने गैस एजेंसी से गैस भी खोल के कोरोना काल में भी हमारे लड़कों ने भी बहुत मेहनत करी और ये रिस्क लेते हुए और समय पे गैस की उपलब्धता भी करवाई और भोजन पहुंचाया। और इसके अलावा ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा महती ज़रूरत थी, तो उस समय तो इंडस्ट्रियल सिलेंडर और मेडिकल सिलेंडर सब दोनों में ही ऑक्सीजन भर के भेजी जा रही थी। तो हमने जैसे कहते हैं ना खाने का लंगर होता है, ऐसे हम लोगों ने ऑक्सीजन का लंगर चला के रखा हुआ था। लोगों को खाली सिलेंडर नहीं मिला था ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास बहुत सारे थे, 5-6 सिलेंडर हमारे पास थे। तो वो जगह जगह जहाँ होता था हम लोग पहुँचाते जा रहे थे। एक परिवार में, आधार कार्ड में एक परिवार था, उनके यहाँ तो कम से कम 20-25 दिन तक एक के बाद एक कोरोना से सब पूरा परिवार ही ग्रसित हो गया था। इसी तरह जहाँ जब तक कि पूरा कोरोना खत्म नहीं हो गया, 1-2 साल, तब तक के हम लोग के जो गैस के सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, वो जगह जगह सर्कुलेट होते रहे। और भोजन जब शुरुआत में बहुत ज़रूरत थी लोगों को, तो भोजन भी पहुँचाया और इस तरह से। लेकिन देहात में लोगों को यही नहीं पता होता कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है और कहाँ लिखनी है, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है और जो उनको सही सलाह सही वक्त पे दे सके। शासन की योजनाएं भी बनी हुई होती हैं, लेकिन वो योजनाएं उन तक के नहीं पहुंच पाती, तो क्योंकि अनभिज्ञता के कारण। वो मेरा काम था कि मैंने इसी के रहते, मैंने MSc पहले शुरू में की थी, लेकिन जनता के बीच में जब काम शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा कि केमिस्ट्री से ज़्यादा ज़रूरत लॉ की है। तो फिर मैंने लॉ किया था और बस ज़िंदगी बीत गई है लोगों के लिए अर्जियां लिखते और उन लोगों के काम कराते। दीदी, ऐसे देखा जाए कैंट से भी 2003 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा था जी। तो हाँ, उस समय ये था कि माहौल, ये जनता का मूड है। जनता का मूड उस समय अपना जो वर्तमान उस समय की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, उसके विरुद्ध लोगों का मन बन चुका था। तो मंत्री तक के हारे थे उस समय कांग्रेस के, और पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में आ चुका था। तो उस समय मैं चुनाव लड़ा मैंने और बहुत मेहनत भी की थी मैंने। रात में कोई दिन ऐसा नहीं था कि रात में 12 बजे के पहले घर आ सकूं। और मुझे माननीय जून चौधरी मैडम का बहुत बड़ा हस्त प्राप्त था। वो नॉमिनेटेड MLA थी और मैं जिला पंचायत सदस्य थी, तो मैंने बहुत जितना बन सका रात तक के हम लोग जाके, जब सूनी रोड होती थी तब जाके सड़कों का नाप लेते थे कि अब ये सड़क बनानी है, अब ये कुआं खुदवाना है, यहाँ हैंडपम्प करवाना है। बहुत काम जितना बन सका किया। लेकिन अब जनता के मन की ये कहना चाहती हूँ, जैसे अब मान लीजिए कई इलाके तो देहात से उठा के नगर निगम में कर दिए गए, लेकिन वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं दी गई। यहाँ अर्थवर्क नहीं हुआ, सड़क बनी नहीं है, लेकिन लोगों को टैक्स देने पड़ रहे हैं, मकानों पे टैक्स देने पड़ रहे हैं, और इतने भारी भरकम टैक्स देने पड़ रहे हैं जितने का उनकी झोपड़ी नहीं है उतना उनका जो नगर निगम का टैक्स है। इसी तरह GST बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है। हर गरीब से गरीब इंसान के जेब से GST लिया जा रहा है, क्योंकि वो अंतिम यूज़र वही है। तो ये सब चीज़ें बहुत विसंगतियां हैं इसमें। GST जो लागू किया गया है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो उसको सुधार करके, GST का विरोध मैं नहीं कर रही, GST लगनी चाहिए क्योंकि सरकार को भी आय कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, लेकिन उसका जो आधा अधूरा तौर तरीका इन्होंने अपना के, और जिस तरह से, और कुछ चीज़ों की अगर आपकी 100 रुपये की कोई चीज़ है उसके ऊपर 28 रुपये आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप जनता को किस तरह मतलब प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे लोग फिर टैक्स चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इतना भारी भरकम टैक्स नहीं दिया चाहिए। खाने में नमक के बराबर टैक्स होना चाहिए, नमक में खाना नहीं होना चाहिए।
इतना हैवी टैक्स जीएसटी जो 28% का स्लैब बहुत गलत है, रोजगार उसको के कम विषय में करना हम क्या चाहिए। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, अब रोजगार की परिभाषा तो ये है कि सही ढंग का रोजगार लोगों को मिले जिससे कि 2 जून की रोटी मिल सके। अब ग्रेजुएट्स को जब ये प्रेरित किया जा रहा है कि तुम पकौड़े तल लो और वही तुम्हारा रोजगार है, तो वो हमारे सोचने की बात है कि किसको रोजगार कह रहे हैं ये। और एक तरफ ये जो ग्रेजुएट्स लोग हैं सड़कों पे परेशान हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में जो ग्रेजुएट्स हमारे इंजीनियर बच्चे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, और उधर जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग थे नहीं मगर बड़े बन गए। अब देखिए ना, लिस्ट आज ही के पेपर में आई है, चाहे विजय माल्या हो 9,000 करोड़ लेके भागे, मेहुल चोकसी 7,000 करोड़ लेके भागे, जतिन मेहता 6,500 करोड़ लेके भागे, नीरव मोदी 6,400 करोड़ लेके 6,04,000 करोड़ लेके भागे। मतलब शून्य गिनते नहीं बन रहे कि कितने शून्य उसके पीछे लगेंगे। इतना ज्यादा पैसा लेके ये संदेशरा जी जो हैं वो 14,000 करोड़ लेके भागे। इनके ऊपर क्या कार्रवाइयां हो रही हैं? ये कह रहे थे काला धन वापस लाएंगे, तो ये तो सफेद धन वापस बाहर चला गया। काला धन विदेश से लाने की बात हो रही थी, तो हमारे देश का जो गाढ़ी कमाई हमारी जनता की है, वो सफेद धन जो है वो हमारा बाहर चला गया है। इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो कि होना चाहिए। और इसकी मार किस पे पड़ने वाली है? मीडियम क्लास के पर। मीडियम क्लास को हर तरह का टैक्स देना है। आज अगर आपकी जमीन डाइवर्टेड है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, आपको डाइवर्जन टैक्स भी देना है, आपको जीएसटी भी देना है, आपको इनकम टैक्स भी देना, सारे प्रकार के टैक्स मीडियम क्लास को देने ही देने हैं। तो मीडियम क्लास का गला बहुत ज़्यादा घोटा जा रहा है, इसको रिलीफ मिलनी चाहिए, इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। और बेरोजगार तो बेचारे अब हैं ही हैं, तो कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशाखोरी में उतर जा रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है। तो हमारी नस्ल कहाँ जा रही है? और इतना इतना नशीले पदार्थ अपन देख रहे हैं, जहाँ तहाँ पकड़े जा रहे हैं। क्या है, क्या कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? ये सब इससे क्या फर्क है? यही तो कितनी हास्यास्पद बात है कि 2014 में इन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और काले धन को समाप्त करने के लिए 1,000 रुपए का नोट बंद किया जा रहा है। अरे उसी समय आप सोचते कि 1,000 का नोट बंद करके आप 2,000 का नोट कैसे काले धन को समाप्त कर देगा? ये तो कोई एक प्राथमिक शाला का बच्चा भी कहेगा कि 1,000 की जगह 2,000 क्यों कर रहे हो, बल्कि उससे छोटा करना चाहिए था। तो उसी समय समझ में आ रहा था कि ये निर्णय इनका गलत है। लेकिन कम से कम 9 साल के बाद, 2014 के बाद 2023 में इनको सम्मति ईश्वर ने दी कि 2,000 का नोट जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है, काले धन को बढ़ा रहा है, और आज वो 2,000 के नोट को बंद करने का निर्णय लिया हुआ है। अब ये बताइए कि ये जो नोटों की अदला बदली के चक्कर में जितना खर्चा आया होगा, ये किस पे जाएगा? ये भी मीडियम क्लास से वसूला जाएगा। तो इस तरह के तुगलकी निर्णय जो है ना, ये देश को गड्ढे में डाल रहे हैं। तो ये कहने से, विकास कहने से नहीं होता, विकास करने से होता है। अच्छी सोच होनी चाहिए। सरकार चलाना सबके हाथ का खेल नहीं है। ऐसे तुगलकी फरमान कर करके और लोगों पे बोझ डालना, ये अच्छी बात नहीं है। तो 44 धारा, आपको ध्यान होगा आज से जब कांग्रेस का शासन था, आप देखते होंगे कि कलेक्ट्रेट के सामने हमेशा एक टेंट लगा रहता था। कभी उसमें बीएसपी वाले बैठते थे, कभी समाजवादी वाले बैठते थे, कभी भाजपा के लोग बैठते थे। हर तरह की पार्टी के लोग अपनी बात करने के लिए प्रदर्शन किया करते थे। और प्रजातंत्र की खूबसूरती भी वही है। प्रजातंत्र का तात्पर्य यही है कि जनता का अंतिम छोर का व्यक्ति भी अपनी अभिव्यक्ति दे सके, उसका जो मन में है, कुछ करवाना है काम या कुछ प्रदर्शन करना चाहता है, तो वो प्रजातांत्रिक ढंग से कर सके। लेकिन प्रजातंत्र का गला घोटने जैसी एक बात है कि कानून में लिखा है कि आप 2 महीने से ज़्यादा धारा 144 नहीं लगा सकते, और वो भी आपको कारण बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी अप्रिय घटना घटी जिसके कारण आपको धारा 144 लगानी पड़ रही है। और उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कोई बलवे जैसी स्थिति है, कोई ह्यूमन डेंजर है, तो मतलब मनुष्य की लाइफ को खतरा है, तब जाके धारा 144 लगाई जाती है। और वो भी 2 महीने के बाद दोबारा अगर रिपीट करना चाहें तो 6 महीने से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। तो आज अपन देख रहे हैं कि पिछले 12-15 साल से धारा 144 जबलपुर में कलेक्ट्रेट में लगी हुई है। तो ये क्या प्रजातंत्र का गला घोटने वाली बात नहीं है? करती थी और किस तरह सिलेंडर लेके और बैलगाड़ी लेके प्रदर्शन किया करती थी। अब बताइए, सिलेंडर 1110 रुपये हो गया है,
तो आपने एक तरफ उज्ज्वला के सिलेंडर दिए, अब गरीब इंसान के पास 1110 रुपये है ही नहीं, वो सिलेंडर भरवा नहीं पा रहा है। वो सिलेंडर एक टंकी के रूप में, एक बोझा के रूप में, कबाड़ के रूप में घरों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्ति के पास देहात में आप देखेंगे 1110 रुपये इकट्ठे कर ही नहीं पा रहा कि वो गैस भरवा पा रहा हो। तो ऐसी योजनाओं का क्या लाभ? अब कंपनियों का 1110 रुपये पे वो मदर सिलेंडर की सिक्योरिटी भी फंस गई, और फिर वो बोझ किस पे आएगा? उज्ज्वला का भी बोझ किस पे आने वाला? मीडियम क्लास के ऊपर, जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर सारा बोझ आ रहा है। तो अभी माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि 500 रुपये में वो गैस देंगे, और राजस्थान में वो देना भी चालू कर दिया। गहलोत जी ने 500 रुपये में गैस देना चालू कर दिया है। जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। और 1500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, जो पात्र महिलाएं हैं उनकी कैटेगरी में। अब इनकम टैक्स पे को नहीं दिया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको 1500 रुपये प्रति माह प्रति महिला को दिया जाएगा। बिजली का बिल कम कर दिया जाएगा, हाफ कर दिया जाएगा, और छोटे लोगों को, गरीब लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा। और अपना सिलेंडर की कीमत जो है 1110 से घटा के 500 कर दी जाएगी। तो कितनी बड़ी राहत है, हर परिवार को राहत मिलेगी इससे। तो इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए जिससे कि सही मायने में हर परिवार को लाभ पहुंच सके, और ये बंदर बांट ना हो सके, जैसे कि बड़े बड़े लोग लेके पैसा भाग जा रहे हैं और टैक्स पे करने वाले टैक्स पे करते रहे। ये तो कोई बात ही नहीं है। ये हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो चैनल है हमेशा जनता जनहितैषी मुद्दों को उठाता है, और निर्भीकता के साथ, निडरता के साथ आप सब बातें सामने रखते हैं और रख रहे हैं। पत्रकारिता तो चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। अगर आप लोग ही आगे नहीं बात को पहुंचाएंगे, नहीं जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? तो निरंकुश हो जाएंगी सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारों पे, और आप अपना कार्य कुशलता के साथ कर रहे हैं, निर्भीकता के साथ कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। और मैं समाज सेवक तो ठीक है जो है, लेकिन मैं एक आपकी जो एक सामान्य जनता के रूप में भी आप लोग को धन्यवाद करती हूँ कि दीदी कह के पुकारा जाता है। हाँ, आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि जनता की बातें आप उठाते हैं।